नमस्कार। नमस्कार भगिनी। नमो नमः शिव कुमार जी, नमो नमः। नमो नमः। हाँ हाँ, इदानीं ध्वनिः आगच्छति प्रखर महोदयः? प्रखर जी, ध्वनिः आ रही है मेरी? जी हाँ, इदानीं सम्यक् अस्ति खलु? भवतु नाम। चलिए, सब लोग अपना वीडियो ऑन कर लीजिए ताकि मुझे थोड़ा सरलता हो पढ़ाने में। उत्तम। और प्रयत्न करिए कि एक टिप्पणी पुस्तिका लेकर के बैठिए, एक कॉपी लेकर के बैठिए सब लोग, क्योंकि ये वर्ग बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। विषय को समझिएगा, ये वर्ग बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप लोगों ने ऑलरेडी, हो सकता है कहीं ना कहीं से कभी ना कभी संधि पढ़ी हो, और संधि बेस है, हो सकता है आपने कहीं ना कहीं पढ़ी हो, लेकिन अब हमें अभ्यास करना है, आपके साथ मिल करके संधि का अभ्यास करना है और अच्छी तरीके से समझना है ताकि कभी भूले ना। ठीक है, तो चलिए आरंभ करते हैं। जिनको समस्या ना हो अपना वीडियो ऑन कर लें और कॉपी जरूर लेके बैठें, एक टिप्पणी पुस्तिका अवश्य लेके बैठें ताकि सभी विषय समझ में आ सकें। ठीक है, चलिए आरंभ करते हैं। चलिए, कहीं भी ना समझ में आए जरूर पूछिएगा। किसी को भी अगर कोई भी समस्या आती है संधि प्रकरण में तो अवश्य पूछिएगा। और आप लोगों में से हो सकता है कुछ लोग पढ़े भी हों, तो अवश्य अगर कोई भी समस्या आती है, कहीं भी उत्पन्न होती है, तो अवश्य बताएं। अच्छा, तो आज से हम आरंभ कर रहे हैं संधि प्रकरण। ठीक है, संधि नाम की संधि क्या है? तो आप यहां पे देखेंगे, दो वर्णों के परस्पर मेल से, दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। ठीक है, दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। अब देखिए कैसे, तो जैसे यहां पे भानु है, ठीक है, आगे उदयः। अब भानु का उ और उदय का उ मिला करके उ आता है, जो ये उ आया यही है विकार। ध्यान दीजिएगा, ये विकार है, इसको विकार कहते हैं। ठीक है, तो जो विकार उत्पन्न होता है उसी को संधि कहते हैं। जब दो वर्ण अधिक समीप आते हैं, जो उससे विकार उत्पन्न होता है उसी विकार को संधि कहते हैं। ठीक है, अब संधि का सामान्य अर्थ परिवर्तन से है। ठीक है, संधि का सामान्य अर्थ परिवर्तन है। संधि करने हेतु परस्पर दो वर्णों का समीपवर्ती होना अनिवार्य है। जब हम संधि करेंगे उस समय पर दो वर्णों को अधिक पास में लाना आवश्यक है। और जैसे आप एक शीघ्रता से कोई क्रम से, जब आप कोई भाषण करेंगे या आप कोई गीत गाते हैं या आप कोई श्लोक पढ़ते हैं या आप गद्य पद्य इत्यादि किमपि पढ़ते हैं, वहां पे संधि होती है। ठीक है, तो दो वर्णों का समीपवर्ती होना, समीप होना ही संधि है। ठीक है, अब जब दो वर्णों का समीपवर्ती होगा, जब समीप होगा, वो दो वर्ण जब आपस में मिलेंगे, जब समीप होंगे, तो उससे विकार उत्पन्न होगा, और जो विकार उत्पन्न होगा उसी को संधि कहते हैं। जो विकार उत्पन्न होगा उसी को संधि कहते हैं। ठीक है, विकार का मतलब समझ में आ गया सबको? विकार का मतलब समझ में आ गया? परिवर्तन। जी, परिवर्तन, जो परिवर्तन आएगा उसी को संधि कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब जो विकार उत्पन्न होगा, ठीक है, वर्णों की समीपता को
सन्निधि कहते हैं। जो अधिक समीप आते हैं उसी को क्या कहते हैं, सन्निधि कहते हैं या संहिता कहते हैं। और इसका सूत्र है परः सन्निकर्षः संहिता। सूत्र है परः सन्निकर्षः संहिता। यहां देखिए सूत्र लिखा हुआ है परः सन्निकर्षः संहिता। इस सूत्र के माध्यम से संहिता और सन्निधि इति नाम, और इसी को संधि कहते हैं। ठीक है, इसलिए संस्कृत में नियम है कि संधि योग्य पदों में संधि अवश्य करना चाहिए। ठीक है, संस्कृत देखिए संधि योग्य पद, किसको ध्वनि नहीं आ रही है? सर हमें ध्वनि आ रही है। आ रही है ना सबको ध्वनि? फिर ठीक है, चलिए। तो आपको समझ में आ रहा है ना सब लोगों को? परसन्निकर्षः संहिता जो एक सूत्र है, उससे क्या होता है, सन्निधि या संहिता उसका नाम पड़ता है, उसी को संधि कहते हैं। और जो नियम ये है कि जहां पे संधि का योग बन रहा हो वहां पे संधि अवश्य करना चाहिए। जहां संधि का योग बन रहा हो वहां पे संधि अवश्य करना चाहिए। ध्यान रखिएगा इन विषयों को। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए तो क्या लिखा है, कह चन कश्चन, कह चन कश्चन। यहाँ पे संधि हो सकती थी इसलिए अवश्य करना चाहिए। यहाँ पे विसर्ग है, विसर्ग का सकार हो जाएगा और सकार आगे च है इसलिए तालव्य सकार हो जाएगा। इसको हम आगे अपने आप ये हमें पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो जहां पे संधि हो सकती जी जैसे कैसे पता करेंगे कि कौन से वाक्य में संधि होगी और कौन से वाक्य में संधि नहीं होगी? जब हम संधि के कुछ चरण पार कर लेंगे अपने आप ये सारी चीजें आपको समझ में आने लगेंगी। अभी इस सारे आपके उत्तर इसी में मिल जाएंगे, जो ना मिले वो अवश्य पूछेगा। ठीक है जी महोदय, धन्यवाद। हाँ जी जी। तो कह चन कश्चन इति सिद्ध होता है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कहते हैं उपसर्ग और धातु का जब भी संयोग हो, उपसर्ग और धातु का जब भी संयोग हो वहां भी संधि करनी चाहिए और अवश्य करना चाहिए। ठीक है, उपसर्ग धातु के पहले लगता है, पता है ना सबको? प्रखर महोदय पता है ना? आयुष सम्यक यस सर पता है आपको? लक्ष्य क्या उपसर्ग पहले लगता है ये पता है आपको? उपसर्ग पता है क्या होता है? ये सर जैसे एक ऊ है और दूसरा ऊ है तो जब हम मिल जाते तो सर्ग बन जाते हैं। नहीं, चलो बाद में इसके विषय में चिंतन करेंगे। ठीक है, तो आप ये ध्यान दीजिएगा, शब्द ध्यान दीजिएगा। ठीक है, उपसर्ग और धातु का जब भी संयोग हो वहां पे संधि अवश्य करना चाहिए। जैसे उदाहरण है नि उपसर्ग है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे नि उपसर्ग है, यहाँ पे नि उपसर्ग है और यहाँ पे देखिए नि उपसर्ग है और धातु है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे संधि अवश्य होगी, अवश्य करनी चाहिए आपको। ठीक है, तो यही बन जाता है, यहाँ पे यकार की व्युत्पत्ति हो जाती है और ये बन जाता है न्यवसत, न्यवसत बन जाता है। ये क्या बन जाता है? न्यवसत। तो ये आपको अभी विषय यहाँ पे क्या ध्यान देना है कि उपसर्ग के बाद जब धातु आएगी तो वहां पे संधि अवश्य करनी चाहिए। ठीक है, तो ये विषय ध्यान दीजिएगा अभी। ठीक है, अब और आगे बढ़ते हैं। सबको समझ में आ रहा है ना? कहीं भी किसी को ना समझ में आए जरूर प्रश्न करिएगा। ठीक है, आ रहा है सर। उत्तमम। हाँ, सामासिक पदों में, समास युक्त पदों में, सामासिक पदों में भी संधि नित्य करनी चाहिए। जो समास युक्त हैं, जिनमें समास हो रहा है, ठीक है, तो समासिक पदों में नित्य संधि करनी चाहिए, वहां पे भी संधि करनी चाहिए। जैसे कि देखिए श्री है, ये हो गया
एक क्षण। देखिए श्री है और ईशा, एक क्षण कहाँ गया, उत्तम, श्री है और ईशा है, ठीक है। ये श्रीशः इति सिद्ध होता है। यहां पे देखिएगा इसका पूर्व पद है ये और ये अंतिम पद है, लेकिन ये दो वर्ण हैं जिन यहां पे भी संधि होगी और ये बनेगा श्रीशः। क्या बनेगा? श्रीशः। अस्तु, सबके समझ में आ रहा है ना? ना आएगा तो अवश्य पूछेगा, ठीक है। यानी समास, सामासिक पद से क्या अर्थ है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। चलिए मैं बताता हूं आपको अभी। देखिए जब दो पदों को मिलाते हैं, अभी देखिए अभी हम संधि में क्या करते हैं, दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, ठीक है। और दो पदों के मेल को, दो, या तो आप ऐसे कह सकते हैं दो शब्दों के मेल को समास कहते हैं, ठीक है। तो जहां पे समास हो सकता है तो समास को भी जोड़, पास में अति समीप लाने का काम तो संधि करेगी। समझ में आ रहा है ना भाई साहब? समझ में आ रहा है ना? हाँ हाँ महोदय। तो समास को, दो जो पद हैं, दो जो शब्द हैं, उनको भी समीप लाने का काम तो संधि करेगी। तो वहां पे संधि नित्य करनी चाहिए, अवश्य करनी चाहिए। नहीं करेंगे तो कैसे समास युक्त शब्द बनेगा? ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है सामासिक पदों में भी नित्य संधि करनी चाहिए, ठीक है। और आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, वाक्यों में तो वक्ता के ऊपर होता है। देखिए वाक्य जो हैं उनमें तो वक्ता के ऊपर होता है कि आपको बोलना है संधि युक्त करके कि नहीं बोलना है, आपकी इच्छा के अनुसार है। आप अगर बोलना चाहते हैं तो कह चन भी बोल सकते हैं, और आपकी यदि इच्छा है तो आप कश्चन भी बोल सकते हैं। तो वो वक्ता के ऊपर है कि वो कैसे बोल रहे हैं, ठीक है। यदि करना चाहे तो ठीक है, नहीं तो अनिवार्य नहीं है। यदि आप करना चाहे तो अच्छी बात है, नहीं तो अनिवार्य नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि वाक्यों में तो वक्ता के ऊपर निर्भर होता है, वो वक्ता के ऊपर निर्भर है कि उन्हें वहां पे संधि करनी है या संधि नहीं करनी है। यथा रामः गच्छति, हम लोग सामान्यतया रामः गच्छति इति वो प्रयोग करते हैं, किंतु यदि आप चाहें तो यहाँ पे रामो गच्छति का प्रयोग कर सकते हैं और उत्तम होगा। तो ये वक्ता के ऊपर निर्भर करता है कि वो संधि युक्त बोलना चाहते हैं या संधि रहित बोलना चाहते हैं। समझ में आ गया यहाँ तक का विषय? कृपया अपना माइक सब लोग म्यूट करिए, निवेदन है आपसे, निवेदन है सबसे, माइक म्यूट करिए। जिनको समस्या वही माइक खोलें। इसका मतलब है महोदय जी जी, बताइए। बोले इसका यही अभिप्राय हुआ कि वर्ण और शब्द में संधि करनी चाहिए और वाक्य में वक्ता के ऊपर रहना चाहिए। नहीं 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 नहीं, जब आप बोल रहे हैं तो जब बोलेंगे तो वाक्य बोलेंगे ना, आप सिर्फ वर्ण तो बोलेंगे नहीं, ठीक है। आप जब बोलेंगे तो आप वाक्य बोलेंगे ना। जैसे अब मैं बोल रहा हूं रामः गच्छति, ठीक है, रामः गच्छति, राम जाता है। अब यहाँ पे आप दोनों बोल सकते हैं, रामः गच्छति भी बोल सकते हैं। एक मिनट में थोड़ा माइक सबका म्यूट कर दूं, इसके बाद मैं बताता हूँ आपको पुनः, ठीक है। क्लियर नहीं होगा तो आप लोग चैट में बताइएगा। चलिए, अब यहाँ पे वाक्य का अर्थ आप समझ रहे हैं, वाक्य का अर्थ जो आप बोल रहे हैं, ठीक है, वो वाक्य है। अब जैसे वाक्य में एक वाक्य दूसरा लेते हैं, रामः विद्यालयम गच्छति, ठीक है, रामः पाठम पठति। तो आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है, आप करना चाहते हैं संधि या आप संधि नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे एक वाक्य लिखा है रामः गच्छति, तो आप यहाँ पे रामो गच्छति का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे विसर्ग का ओकार आदेश हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, सबको समझ में आ रहा है? आयुषी समझ में आ रहा है? सत्या भगिनी, प्रयांश महोदय, समझ में आ रहा है सब लोगों को? सत्या भगिनी, रमा भगिनी, सबको समझ में आ रहा है ना?
उत्तमम। एक मिनट, एक अक्षरम। हाँ, इदानीं वदन्तु। किंतु केवलम समझ में आ रहा है ना? जी महोदय, जी समझ में आगच्छति। बस सब लोग बस थोड़ा सा माइक अपना म्यूट करिएगा, बस जितना पूछूं कृपया वही बताएं, ठीक है? या आपको कुछ कहना है तो जरूर बताएं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, चलिए। एक अक्षरम। आम। अब फिर से देखिए हैं, संधि करने से कदाचित विभिन्न परिवर्तन होते हैं। संधि करने से बहुत कुछ विभिन्न परिवर्तन होते हैं, ठीक है? कदाचित किसी पद या अक्षर का लोप होता है, कुछ अक्षरों का कदाचित लोप भी हो जाता है, जैसे रामः आयाति, रामः आयाति, ठीक है? अब यहां पे राम आयाति इति सिद्ध होता है, ठीक है? अत्र द्वितीये वाक्ये विसर्गस्य लोपः वर्तते। अत्र द्वितीये वाक्ये विसर्गस्य लोपः वर्तते। इसमें विसर्ग का दूसरे वाक्य में आप देखिए, इस वाले वाक्य में अगर आप देखेंगे तो इसमें आपके विसर्ग का लोप हो जाता है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या लिखा है? कदाचित किसी पद या अक्षर का लोप भी हो जाता है, ठीक है? अब परिवर्तन और देखते हैं, ठीक है? कदाचित दो वर्णों के मेल पर किसी अन्य वर्ण का आगम भी हो जाता है। कभी कभी दो वर्णों को हम मिलाते हैं तो किसी तीसरे वर्ण का आगमन भी हो जाता है। जैसे यहां पे देखिए, रमा में आ और ई मिला करके बन जाता है ए, ठीक है? तो ये द्वितीय शब्द आ गया। तो क्या लिखा है यहाँ? सॉरी, ए लिख दिया मैंने, ठीक है? ठीक है, चलिए। अब यहाँ पे देखिए, आ और ई मिला के ए आ गया। तो यहाँ पे क्या लिखा है? ध्यान दीजिएगा, ये सब आप लोग नोट भी कर सकते हैं। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट विषय है, ताकि आगे समस्या ना हो, फिर आगे हम जल्दी जल्दी संधि करेंगे, है ना, अच्छे से समझ के। तो कदाचित दो वर्णों के मेल पर किसी अन्य वर्णों का आगमन, कभी कभी दो वर्णों का जब मेल होता है तो किसी एक तीसरे वर्ण का आगमन हो जाता है, ठीक है? यहाँ पे देखिए उदाहरण लिखा हुआ है, रमेशः रमा धन ईशः, रमा ईशः। तो जब आप इसमें संधि करते हैं तो ये रमेशः बन जाता है, स्पष्ट है ना? यहां एक अक्षरम, हाँ, यहां रमा के आ और ईश के ई दोनों के स्थान पर एकार का आगमन हो गया, ठीक है? स्पष्ट है ना सबको? मुझे लगता है स्पष्ट होगा। सर ऐसा कोई सूत्र है या कोई ऐसा कुछ नियम है कि जिससे इसका आगम हो रहा हो? बिल्कुल बिल्कुल नियम है। अभी तो हम सिर्फ बता रहे हैं कि कैसे कैसे होता है, अभी ये सब हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है? हाँ, बिल्कुल जी। अभी तो आप देखिए कितनी तरह से परिवर्तन होता है, ठीक है? अच्छा, अभी परिवर्तन आप बता रहे हैं? हाँ जी जी बिल्कुल। तो पहला परिवर्तन आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे क्या था? कदाचित लोप हो जाता है, फिर यहाँ पे कदाचित तीसरे वर्ण का आगमन हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, कदाचित वर्णों का द्वित्व हो जाता है, ये द्वित्व लिखा है यहाँ पे, ठीक है? वैसे इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक बार मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ठीक है? द्वित्व, ठीक है? कदाचित वर्णों का द्वित्व हो जाना, कभी कभी वर्ण दो हो जाते हैं। जैसे उदाहरण लेते हैं, तो यहां पे लिखा है एकस्मिन अवसरे, ठीक है? क्या लिखा है? एकस्मिन अवसरे, एक अवसर में। एकस्मिन, यहां पे देखिए ना है, यहां आप देखेंगे ना है,
और यहाँ आ है, इसके आगे स्वर आ गया है, तो यहाँ पे द्वित्व हो जाएगा। तो क्या होगा, एकस्मिन् अवसरे, क्या हो जाता है यहाँ पे, एकस्मिन् अवसरे। तो एक जो था उसका द्वित्व हो गया, यहाँ पे देखिए इस नकार का द्वित्व हो गया। ठीक है, समझ स्पष्ट है ना सब लोगों को। क्या करा था पहले, कहीं पे लोप हो सकता है, तीसरे वर्ण का आगमन हो सकता है। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि द्वित्व हो जाना। ठीक है, सबको स्पष्ट है ना? जी जी मैम। जी बिल्कुल, जहां स्पष्ट ना हो जरूर बताइएगा। चलिए, अच्छा यहाँ पे एक और उदाहरण लिखा है, एतस्मिन् इति, एतस्मिन् इति। यहाँ पे भी देखिए ना है और इसके परे स्वर आ गया है, तो यहाँ पे देखिए क्या विकार आ गया है, तस्मिन् इति। यहाँ पे भी द्वित्व हो गया है, यहाँ पे भी देखिए द्वित्व हो गया है। ठीक है, तो यहाँ नकार का द्वित्व हो गया है। समझ में आ रहा है ना सब लोगों को, स्पष्ट है ना? ठीक है, सब लोगों को स्पष्ट है ना? आम महोदय। मनीष महोदय स्पष्ट है ना आपको? प्रखर महोदय सर्वे, पायल भगिनी सर्वे वदंतु। सब लोगों को बोलना है, अगर कहीं भी अगर स्पष्ट नहीं होता जरूर बोलिए। ठीक है, म्यूट नहीं कर। जी उत्तमम। रमा भगिनी समझ में आ रहा है ना, स्पष्ट है ना? जी भैया। उत्तमम, धन्यवाद। चलिए आगे, फिर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं कर्कश व्यंजन और मृदु व्यंजन क्या होते हैं। ठीक है, कर्कश व्यंजन, कर्कश मतलब होता है कठोर। ठीक है, मैं पहले बता रहा हूं आप लोगों को, कठोर। एक क्षण, एक क्षण। कठोर। और मृदु मतलब होता है सॉफ्ट कॉन्सोनेंट, मृदु मतलब सॉफ्ट। ठीक है, कर्कश मतलब हार्ड हो जाएगा और मृदु मतलब सॉफ्ट हो जाएगा। मृदु समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, अब देखिए क और ख, क ख, ये दोनों हार्ड कॉन्सोनेंट है। तो हार्ड कॉन्सोनेंट क ख, श, च, छ, श, ट, ठ, स, त, थ, प, फ इत्यादि, ये कर्कश हैं। ठीक है, कठोर व्यंजन है। और इधर देखिए आप, ये मृदु व्यंजन है। ठीक है, जो सरलता से उच्चारण किए जा सकेंगे। ग, आपको ज्यादा कुछ प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ग, घ, ङ, ज, झ, ञ, य, ड, ढ, ण, द, ध, न, ब, भ, व, म, य, र, ल, व इत्यादि। अब यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे अधिक मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, स्वयं से ये बड़ी सरलता से बोले जा सकते हैं। और ये कठोर व्यंजन है। स्पष्ट है ना सबको? मृदु व्यंजन और कर्कश व्यंजन स्पष्ट है ना? कर्क व्यंजन निश्चित है या मतलब इसका संख्या निश्चित होगा ना? क्या कह रहे हैं, पुनः एक बार बोलिए, स्पष्ट नहीं है आपकी ध्वनि। बोले महोदय, कर्क कर्क व्यंजन जो कर्कश है या व्यंजन, मृदु व्यंजन, इसका जी जी इसकी संख्या निश्चित है? जी बिल्कुल निश्चित है। जी बता दिया जाए एक बार। जी अवश्य बताता हूं मैं आपको। देखिए आप यहाँ पे स्वयं देखिए, यहाँ पे आप सिर्फ देखिए जो पहले वर्गीय व्यंजन के जो पहले दो अक्षर हैं, यानी क और ख, तो पहले दो जो हैं, यानी 5 और 5 10। ठीक है, 5 5 10, क, च, ट, त, प, सॉरी, क, च, ट, त, प, हाँ क, च, ट, त, प ऐसे आ रहा है ये। ठीक है, क, च, ट, त, प, और ख, छ, ठ, थ, फ, 10 ये हो गए और 3 ये हो गए, तो 13 आपके कर्कश व्यंजन हो गए। कितने हो गए? 13। ठीक है, अब ग, ज, ड, द, ब, घ, झ, ढ, ध, भ, ङ, ङ, न, म, य, र, ल और व, ये आपके
मृदु व्यंजन हो गए। तो ये कितने हुए, इनकी संख्या गिनिए, 5, 10, 15, 4, 19। ठीक है, कहीं पे ना समझ में आए इसमें जैसे बताया ना महोदय, इत्यादि बोले थे ना, इसीलिए हमको समझ में नहीं आ रहा। इत्यादि बताए थे ना, ऐसे ही बोल देते। सर इसकी पहचान बोलने पे कर सकते हैं अपन? अवश्य कर सकते हैं, वही तो मैं बोल के ही तो बता रहा था। देखिए, जब आप सामान्य आप उच्चारण करेंगे, आपको स्वयं ही अवगत हो जाएंगे कौन से कठोर व्यंजन है और कौन से मृदु व्यंजन है। आप लोग स्वयं से करके देखिए इसको। और आज आपको मैंने अभी जो परसों की कक्षा मैंने करी थी एक, हालांकि उसमें थोड़ा सा बता पाया था, फिर मीटिंग डिस्कनेक्ट हो गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप लोगों को एक ध्यान देना है। आप लोग जब स्वयं से उच्चारण करेंगे इसका, और आगे चल के मैं इसको बताऊंगा भी कि कैसे करना है, आपको इसका उच्चारण कैसे करना है और कैसे आप पता कर पाएंगे, कैसे आप अवगत होंगे। लेकिन इससे पहले हम एक बार फिर से जो अभी हमने विषय पढ़ा है, फिर से एक बार अवलोकन कर लेते हैं उसका। ठीक है, एक सारांश देख लेते हैं।